प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 और 10 के व्याकरण के का जो टॉपिक है संज्ञा और परिभाषा प्रकरण, उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये व्याकरण विधि का हमारा दूसरा अध्याय है। क्या नाम है उसका? संज्ञा परिभाषा प्रकरण। संज्ञा का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ थोड़ी और आपको विस्तृत उसके विषय में जानकारी मिलेगी। क्या बताया है? व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है। इसी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ी परिभाषा को बदल दिया गया है। मतलब उसको साहित्य, जो संस्कृत साहित्य में परिभाषा होना चाहिए, उसके आधार मान के उसको कहा गया है या उसको बताया गया है। व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है। इनका प्रयोग लाघव के लिए किया गया है। संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने से प्रकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। कुछ संज्ञाएं एवं परिभाषाएं नीचे दी जा रही हैं। जैसे आप संधि में विशेषकर इनकी आवश्यकता पड़ती है। कहीं दो अक्षर मिलके कोई तीसरा नया अक्षर आ जाता है, कहीं दोनों छोटे छोटे मिलके हमारा बड़ा अक्षर बना देते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार की ये क्या है? एक प्रकार की संज्ञाएं हैं। संज्ञा मतलब, ठीक है ना, तो उनको अलग अलग नामों से डिनोट किया जाता है या उनको बताया जाता है। चलिए, पहली परिभाषा जो है हम उस पर चर्चा करते हैं। पहला क्या होता है? आगम। देखिए, अगर अपन गम से समझे जाना और आ जोड़ दिया मतलब आना, तो किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर, देखिए मित्रवत, मित्र कैसा होता है? वो आकर बैठ जाता है। मित्र मतलब एक अच्छे शांत स्वभाव, तो उससे संयुक्त हो जाता है, तब वह क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। इसको जो संक्षिप्त में क्या कहा गया है? उसको संक्षिप्त में कहा गया है मित्र वदागमः। जैसे वृक्ष प्लस छाया, तो क्या हो गया? वृक्षाया। क्या हो गया? वृक्ष, वृक्ष प्लस छाया, तो क्या बन गया? वृक्षाया। यहाँ वृक्ष के आ एवं छाया के छा के मध्य चा का आगम हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है, तो मतलब आ और दूसरा जो शब्द था वो छाया, उसमें क्या हुआ? चा का, या इन दोनों के मध्य में किसका हुआ है? चा का आगम हुआ है। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वर्ण के साथ जब अन्य वर्ण अलग से आकर, देखिए वो था नहीं ना, तो वो अलग से आकर जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जैसे वृक्ष प्लस छाया, ठीक है, तो इसमें चा आ जाता है, मतलब चा का आगम हो जाता है। ये होती है हमारी आगम की परिभाषा। अब आदेश, दूसरा आदेश क्या होता है? होता है जब किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है, वह आदेश कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो संक्षिप्त में सूत्र है वो क्या है? शत्रुगत आदेश। जो आदेश होता है वो शत्रुगत होता है। जैसे यदि प्लस अपि, जैसे यदि प्लस अपि, तो क्या बन गया? यद्यपि। यहाँ क्या हुआ? और ई के स्थान पर क्या आ गया? या का आदेश हुआ। किसका हुआ? या का आदेश हुआ। और यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ आदि के रूप में एक आदेश भी होता है। क्या होता है? एक आदेश भी होता है। ठीक है, मतलब जैसे आपका किसी वर्ण के स्थान पे जब कोई दूसरा वर्ण रखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? आदेश कहते हैं। जैसे अति प्लस आचारः बराबर क्या बन गया? अत्याचारः। यहाँ क्या हुआ? ई के स्थान पर किसका आदेश हुआ है? या का।
भाई ये आदेश है, शत्रुवत आदेशः। ठीक है, जो विशेष क्या बताया है इसमें, विशेष पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक ही वर्ण होना एक आदेश कहलाता है। जैसे महेशः, मैं बताऊं आपको, महेशः यहाँ पर क्या हुआ है, आ और ई दोनों को एक आदेश हुआ है। क्या हुआ है, दोनों का क्या हुआ है, एक आदेश हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको जो विशेष है था एक आदेश से समझ में आ गया। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, आ और ई मिलके दोनों बन के क्या बना रहे हैं, एक अक्षर बना रहे हैं, मतलब ए बना रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे, एक अक्षर को बना रहे हैं मतलब एक आदेश। क्लियर परिभाषा। चलिए तीसरे हम उपधा पर पहुंचते हैं। ये क्या बता रहे हैं इसका, किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। जैसे चिंत में, जैसे चिंत में क्या बताया है इन्होंने, चिंत में क्या हो जाएगा, जो अंतिम वर्ण, देखिए अंतिम वर्ण से पूर्व, अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ता से पहले कौन सा अक्षर है ना, तो ये क्या कहलाएगी उसका, उपधा। ठीक है, जैसे निंद लिखा हुआ है, तो निंद में क्या होगा, दा अंतिम वर्ण है, तो ना क्या हो जाएगा, उससे पूर्व ना क्या, उपधा है। क्लियर है। इसे तो इसको क्या कहा गया है, अलो अंत्यांत पूर्व उपधा, उपधा। जैसे महत में अंतिम वर्ण क्या है, ता, और ता से पूर्ववर्ती क्या है, हा, तो मैं विद्वान आ उपधा संज्ञक है। आ क्या है इसमें, उपधा संज्ञक है। चलिए उपधा क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं पद की। पद संज्ञा के साथ सु, औ, जस आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय एवं तिप, तस, जी आदि क्रियापदों में आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक हैं। सु, औ, जस, अह आदि तथा धातुओं के साथ ती, तस, तहा अंति आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत और तिङंत शब्दों की पद संज्ञा होती है। तो क्या कहा गया उसको, सुप्त्यांतम पदम। तो क्लियर हुआ, पद क्या कहलाएंगे आपकी। ठीक है, रामः रामौ रामः, भवति भवतः भवन्ति, केवल पठ नम बद तथा राम इत्यादि को पद नहीं कह सकते हैं। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आपदम न प्रयुज्येत। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, बालिका लता पठति गच्छन्ति इत्यादि पद कहलाएंगे। केवल राम, बालक, लता, पठगम इनको पद नहीं कहा जा सकता है। अगले उस पर पहुंचते हम। अगला क्या है, निष्ठा। निष्ठा क्या है, निष्ठा है कित मतलब ता, कित्वतु में तवत प्रत्यय को निष्ठा कहते हैं। ठीक है, कित कित्वत निष्ठा। ठीक है, तो इनके योग से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण किया जाता है। जैसे गतः, गतवान। इसलिए आप जब प्रत्यय पढ़ोगे तो जो कित प्रत्यय और कित्वत प्रत्यय, इनको भूतकालिक प्रत्यय या भूतकाल की क्रियाओं के रूप में इनका प्रयोग करा जाता है। या हमें जो सेंटेंस भूतकाल के लिए बनाना है उनमें कित और कित्वत प्रत्यय का प्रयोग करा जाता है। इसलिए कित कित्वत निष्ठा। क्लियर है। जैसे पठितः मतलब पढ़ा, पढ़ा गया, पठितवान पढ़ा गया, गतवान चला गया। ठीक है, चलिए अगला क्या पढ़ना हमको, विकिरण। विकिरण क्या है हमारा, धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच आने वाले सप, शयन, शनु आदि प्रत्यय विकिरण कहलाते हैं। जैसे भवति में भू
प्लस ती के मध्य में क्या आया, सब हुआ, से भू प्लस आ प्लस ती के विकर्ण से ही धातुएं 10 विभिन्न गणों में विभक्त होती हैं। देखिए इसके अलावा जो हमने पद की अभी बात की थी ऊपर, उसमें जो सुबंत प्रत्यय होते हैं उनकी संख्या कितनी 21 होती है, जो तदंत प्रत्यय होते हैं उनकी संख्या 18 होती है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वो कैसे होती है 21, मतलब 7 एक वचन के 7 द्विवचन के 7 बहुवचन की 7 विभक्तियाँ होती है ना, तो 7 × 21। ऐसे ही जो हमारे धातु होती हैं उनमें क्या करते हैं, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, उसमें 3 वचन, तो कितने हो जाते हैं, 3 का 9। अब कहना सर 18 कैसे हो जाते हैं, 18 ऐसे हो जाते हैं, ये क्रिया भी 2 तरह से चलती हैं, एक आत्मनेपदी और दूसरी परस्मैपदी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो विकिरण की बात करते हैं। विकिरण में ये डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है जो, इसके अलावा और कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं, जैसे आपकी जो धातुएं हैं उनको 10 गणों में बांटा गया है, ठीक है। कितने गणों में बांटा गया है, 10 गणों में बांटा गया है। चलिए अगली क्या है हमारी, संयोग, ठीक है। इसका नाम क्या है, हलो अंतराह संयोगः, मतलब व्यंजनों के बीच में स्वर वर्ण ना हो तो उस समीपता को संयोग कहते हैं, ठीक है। जैसे संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। यह एक पारिभाषिक शब्द है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ हलो अंतराह संयोगः किया है, अर्थात स्वर रहित व्यंजनों हल के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग कहते हैं। यथा महत्व में ता ता तथा वा का संयोग है। इस प्रकार जैसे राम उद्यानम गच्छति, अब उद्यानम में दा और क्या है, या का संयोग है, मतलब 2 व्यंजनों वर्णों के बीच में जब कोई स्वर ना हो तो जो जैसे दा और या मिलके ध्या बन जाते हैं, तो ये क्या हो गया, संयोग हो गया। क्लियर है। इससे ऊपर उन्होंने महत्व का भी बता दिया, ठीक है, ये भी क्लियर है आपका। और ये गच्छति में ही बता दिया उन्होंने, चा और छा का संयोग बता दिया ना। तो इस प्रकार इसको कहते हैं संयोग, मतलब जुड़ना, 2 व्यंजन आपस में जुड़ने ही क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है संस्कृत की भाषा में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे अहम रामस्य ग्रंथः अस्ति, रामस्य में शा और या संधि हो गई, सॉरी संयोग हो गया। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। संहिता, संहिता क्या होती है, वर्णों के अत्यंत सामीप्य अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। इसका सूत्र क्या है, इसका परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों की सहायता की स्थिति में ही संधि कार्य होते हैं। वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होते हैं। जैसे बाक प्लस ईस, सॉरी ईसहा में जो का और ई में संहिता अत्यंत समीपता के कारण संधि कार्य करने से ये बागीस पद बना है, ठीक है। जैसे जगत प्लस ईसहा, इसमें ता और ई में क्या होगा, संधि होने के कारण ये क्या बन जाता है, जगदीश बन जाता है। मतलब जिनमें संधि होगी, 2 अक्षर मिलके कोई तीसरे अक्षर को, तो वो क्या कहलाएगा, आपका संहिता कहलाएगा, ठीक है। एक आदेश को मत समझ लेना, कहना सर एक आदेश में भी तो यही हो रहा था कि 2 शब्द मिलकर के, सॉरी शब्द नहीं अक्षर मिलकर के कोई तीसरे नए अक्षर को बना रहे थे, तो वहाँ एक आदेश हो रहा था, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, संधि हो रही है, ठीक है। जैसे ता और ई में संहिता होने के कारण संधि होने से जगदीशहा शब्द बनता है। क्लियर है। जैसे बाघ ईसा बना है, बाघ प्लस ईसा, का और ई में संधि हुई, ठीक है, तो क्या बन गया, बाघ ईसा, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं संप्रसारण, संप्रसारण सॉरी
संप्रसारण, इसका सूत्र क्या बताया जा रहा है? इज्ञणा, इज्ञणः संप्रसारणम, इज्ञणः संप्रसारणम। यण मतलब या, रा, लाव किस स्थान पर? इक, इक, जैसे ई, उ, र, लुर, ये आपके महेश्वर सूत्र आ गए हैं कि प्रयोग को संप्रसारण कहते हैं। ठीक है, जैसे यज को यज या यज्यते, ठीक है, बच को उच्च, उच्यते इत्यादि कहते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रयोग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण संज्ञा है ये, कि सर उसकी धातु, जब आप इनको पढ़ेंगे तब बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर इसकी धातु तो यज है और इसके रूप कैसे ई से चल रहे हैं, धातु बच है लेकिन उच्च से चल रहे हैं, तो ये संप्रसारणम। ठीक है, इसके आधार पर ये देखिए लिखा गया है, यण जो के स्थान पर क्या हो जाता है? यण के स्थान पर क्या हो जाता है? एक प्रत्यय, सॉरी कहें हमारा एक सूत्र के प्रयोग को संप्रसारण कहते हैं। चलिए, इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण संज्ञा हैं जो मैं ओरली आपको बता देता हूं। जैसे एक है आपकी कृदंत, जिन शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय लगे होते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? फिर गुण क्या होता है, या गुण संज्ञा क्या होती है? जैसे आ और ई मिलके ए बन जाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। और गण क्या कहते हैं? गण किसे कहते हैं? धातुओं को 10 भागों में बांटा गया, उन्हें क्या कहते हैं? हम गण कहते हैं। जैसे भवादिगण, अदादिगण। ठीक है, चलिए अगली कौन सी हमारी? वृद्धि। ये संधि भी पढ़ोगे और ये संज्ञा भी होती हैं। जैसे आ और ए मिलके क्या बन जाती? आई बन जाती हैं। आ और ओ मिलके क्या बन जाते हैं? औ बन जाते हैं। ये क्या हो रही? वृद्धि हो रही, मतलब बढ़ रही है। अच क्या होती है? जितने भी जो हमारे स्वर होते हैं उनको अच कहते हैं, स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। हल क्या होते हैं? व्यंजनों को हम कहते हैं क्या? हल कहते हैं। ठीक है, जितने भी जो हमारे व्यंजन उनको हल कहते हैं, और व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। हलंत मतलब व्यंजन जिनके अंत में होते हैं, ऐसे शब्दों या धातुओं आदि को हलंत कहते हैं। ठीक है, जिनके अंत में क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, उन्हें हलंत कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पहला क्या है? मित्रवत क्या होता है? मित्रवत क्या होता है? आगमः, अभी बताया था ना, जैसे क्या बताया था? वृक्ष प्लस छाया, तो क्या बन जाता? वृक्ष छाया। शत्रुवत कहा भवति? आदेशः। ठीक है, शत्रुवत आदेशः, अभी अपने डेफिनेशन पढ़ी थी ना। चलिए, अंतिम वर्णतः पूर्व वर्णस्य संज्ञा भवति, क्या होती है? जो अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण जो होता है उसे क्या कहते हैं? उपधा कहते हैं। हलो अंतरा किमस्ति, हलो अंतरा किमस्ति, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संयोग। मतलब जब दो हलंत या दो हल वर्णों के बीच में कोई स्वर अक्षर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। पदम किम अस्ति, देखिए इसकी तो हमने अभी हाल परिभाषा पढ़ी हुई है। ठीक है, तो क्या है? सुप्त्यांतम। ठीक है, सुप्त्यांतम, सुप्त्यंतम। ठीक, चलिए कित कितवत क्या होगा? निष्ठा। संप्रसारणम क्या होगा? संप्रसारणम क्या होगा? इसका सूत्र क्या लिखेंगे अपन? एक यणा संप्रसारणम, एक यणा। ठीक है, और आपकी ये क्या होगी? परः सन्निकर्षः
संहिता। आगम में क्या हो जाएगा, आगम में क्या हो जाएगा, मित्रवत आगम। यही पढ़ी ना अपन ने भी डेफिनेशन। चलिए अगला क्या आ गया हमारा, अलो अंत्यांत पूर्व। अलो अंत्यांत पूर्व क्या होता है, उपधा। अब आम नाम की बात करते हैं। वृक्षाया अत्र चावर्ण संप्रसारणम अब्बत ना, ठीक है, संप्रसारणम नहीं है ये। स्वरहित व्यंजना नाम सामीप्यम विकरणम भक्ति ना। यण स्थाने एक प्रयोग संप्रसारणम भक्ति आम। कित कितवतु चा प्रत्यउ निष्ठा संज्ञा अस्ति आम। ठीक है, आई डेफिनेशन पढ़े ना अपन ने। सुबंत तिगंत शब्दानाम संहिता संज्ञा भवति ना। अब सही जोड़ी। मित्रवत क्या होता है, आगमः। शत्रुवत आदेशः। कित कितवत क्या होता है, निष्ठा। और हलो हलो अनंतरः क्या होता है, अभी आपने पढ़ा, जल्दी बताइए क्या होगा, संयोगः। परः सन्निकर्षः क्या होगा, बताइए जल्दी क्या होगा, संहितः। ठीक, परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक, चलिए ये अभी अपन ने कर लिया है इस पे चर्चा। और अंतिम ये क्या है हमारा, अधोलिखित पदेभ्यः आगम वर्णान आदेश वर्णान व स्पष्टीकृत्य पृथक क्रोध। केवल इसमें दोनों ही बताना है, कौन से में आगम वर्णों का प्रयोग हुआ, किसमें आदेश वर्ण का। तो देखिए जैसे कुछ उन्होंने करके भी दिए गए, जैसे वृक्ष प्लस छाया तो वृक्ष छाया ये आगम हुआ, यदि प्लस अपी ये ई के स्थान पर आगे आदेश हो गया। तो इत्यादि फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, आदेशा हो जाएगा। तरु प्लस छाया आगमा हो जाएगा। अनुच्छेदा में भी क्या हो जाएगा आपका, आगमः हो जाएगा। और अनु प्लस इच्छति, इसमें क्या हुआ है, ऊ किस बदल गया है, बाम बदल गया है, तो ये क्या हुआ है, ये हुआ है आदेशः। ठीक है, तो अधोलिखित तालिका पद संज्ञक पदानी पृथक कृत्वा लिखत। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, पद संज्ञक अलग अलग करके लिखना है, कौन से आपके सुबंत के अंतर्गत आएंगे और कौन से तिगंत के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, अधोलिखित तालिकायां प्रदत्त पदेषु संयोगस्य उदाहरणानि पृथक कृत्वा लिखत। ठीक है, तो जिनमें कौन से में संयोग हो रहा है उनको आपको अलग अलग करना है। ठीक है, सबको क्या करना है, अलग अलग। किसी में एक आदेश हो रहा है, किसी में संयोग हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसको समझकर अपनी कॉपी पर करना है। और अगर फिर भी अगर नहीं आता है तो फिर से आपको सर से पूछना है। ठीक है, चलिए आपने काफ़ी सोच लिया होगा। तो ये शा किस में आएगा, सुबंत में आएगा, पढ़ती तिगंत में आएगी, हरी आपका सुबंत में आएगा, सॉरी हरी किसी में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा जो हमारे 21 प्रत्यय होते हैं वो लगे नहीं है। ऐसे दृश्य में जो हमारे 18 प्रत्यय उनमें से कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, इसमें कोई भी हमारा पद संज्ञक पद नहीं है। हसामी इसमें हमारा तिगंत है। चल, ठीक है, इसमें भी कोई भी हमारा वो नहीं लगा हुआ है, तो इसमें भी हमारी कोई पद संज्ञक नहीं है। जैसे चलती इसमें लगा हुआ है, ते इसमें भी लगा हुआ है, चलती में आपका तिगंत, ठीक है, पद संज्ञक होगी। और ते इसमें भी लगे हुए हैं जो आपके आत्मपदी के रूप चलते हैं। ठीक है, तो आपका जो मुनि है इसमें भी सुबंत है, क्योंकि ये शब्द है और इसमें आपका प्रत्यय लगा हुआ है जो हमारे 21 में से। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें संयोग उदाहरणानि पृथक कृत्वा लिखत। तो जो महेश है इसमें एक आदेश हुआ है। ठीक है, क्योंकि आ और ई मिल के एक मात्रा बना रहे हैं। ठीक है, एक वर्ण में बदल रहे हैं दोनों। जैसे उष्ण है
देखिए ऊष्ण में जो श और ण के बीच में कोई व्यंजन वर्ण नहीं है, सॉरी स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए हमारे संयुक्त के अंतर्गत आएगा। जो बागीचा है ये हमारा इसमें आएगा संहिता में आएगा, ये संयोग में नहीं आएगा। अब ये महत्व में त्व है, ये त्व में आपका कोई स्वर वर्ण बीच में नहीं है, इसके ता और वा के बीच में, ठीक है, तो ये आपका संयोग में जाएगा। इसी सज्जन इसमें भी ये संयोग में आएगा। क्लेश ये भी आपका किस में आएगा, संयोग में आएगा। और जो पावक है आपका तो ये हमारा संहिता में आएगा, ठीक। तो इस प्रकार ये हमारा व्याकरण विधि का दूसरा अध्याय यही पूर्ण होता है। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।